Hello students, welcome to us learning. Today we will discuss about the new chapter force and friction. Now let us start. जैसा कि आपने देखा था आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा जो दोनों की वीडियोज अपलोड हैं। तो इसमें बात करेंगे, ये आपका थर्ड चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो इसको ध्यान समझिएगा। अब आपका पूरा का पूरा कंसल्टेशन कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फोर्स के बारे में। फिर हम लोग मूव करेंगे किसकी तरफ, फ्रिक्शन की तरफ। तो देखेंगे फोर्स को समझने से पहले किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले फोर्स की। तो फोर्स को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट से क्लियर होना चाहिए। पुशिंग और पुलिंग एक्शन, पुश और पुल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका पुश और पुल होता क्या है, उसको समझेंगे। तो आप जो डेली डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे जो वेरियस एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डोर को ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, या फिर जो आपकी डोर बेल है, आपकी डोर बेल है उसको क्या करना है, प्रेस करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर बुक को आप लिफ्ट करते हैं, उठा रहे हैं। तो ये सारे जो आपके एक्शंस हैं वो क्या हैं, किस फॉर्म में, आपकी पुश या फिर पुल फॉर्म में। आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो पुश और पुल को और अच्छे समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी कोई कार्ट है वो मूव कर रही है, या फिर ड्रॉअर है उसको ओपन कर रहे हैं, या फिर जो डोर है उसको क्लोज कर रहे हैं, या फिर किसी बॉल को आप किक कर रहे हैं। किक कैसे कर रहे हैं, पुश ही तो कर रहे हैं उसको। आप क्या कर रहे हैं, उसको पुश करते हैं। पुल तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हैं, पैर से आपने क्या कर दिया, किक मार दिया, तो वो आपका क्या है, पुश है। या फिर एक बैग है, बैग को आप फ्लोर से उठा रहे हैं, उसमें क्या करना है, उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो पहले के टाइम में होता था ऐसे कुएं से पानी निकालना, ठीक है, वेल से जो बकेट होती है, बकेट ऑफ वाटर उसको निकालना, ये पहले के टाइम में होता था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे टाइम में था जब मैं छोटा था, तो कुएं से पानी निकाला जाता था। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पुल, जो रोप होता है, रस्सी होती है, जिसमें कि बकेट, जो आपकी बकेट है वो उसमें टाइट रहती है, उसमें पानी जैसे फिल्ड हो जाता है, वाटर फिल्ड हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पुल एक्शन है। तो ये तो थी एक्टिविटी के बारे में। कुछ और यहाँ पर फिगर दे रखे हैं, तो फिगर को और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट उसको पुश कर रहा है, मीन्स जो फ्रूट सेलर है, फ्रूट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके घर के बाहर भी आते होंगे फ्रूट सेलर वगैरह, या फिर वेजिटेबल सेलर जो आपके रहते हैं। तो इसमें क्या करता है, वो जो कार्ट रहता है उसको क्या करता है, मूव करता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, पुश कर रहा है ना, हाथों से पुश कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए पुश करता हुआ चला जाता है। तो ये आपका कौन सा एक्शन है, पुशिंग एक्शन है। सेकंड में जो आपकी गर्ल, यहाँ पर एक लड़की दे रखी है, वो मूव कर रही है सूट केस के साथ में। तो यहाँ पर आप देखिए रेड का निशान बना हुआ है, तो वो क्या कर रही है, इसको यहाँ पर क्या कर रही है, पुल कर रही है। वो पुल करती हुई इसको चली जा रही है, क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो ये जो आपके एक्शंस हैं, ये आपके कौन से एक्शंस है, पुलिंग या पुशिंग एक्शन। तो नॉर्मली आपका क्या हो रहा है, पुश कर रहा है या फिर कोई भी पुल कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो पुल और पुश की वजह से, जो पुश और पुल हो रहा है उसकी वजह से जो इंट्रैक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट में, उसको बोला जाता है फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर आप फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसी डेफिनेशन को आप एज इट इज आप याद कर लीजिएगा। फोर्स क्या है, वी कैन डिफाइन फोर्स एज पुल या पुश एक्शन अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, जैसे आपने पीछे देखा था, क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट पे पुशिंग और पुलिंग हो रहा था। इसकी वजह से इंट्रैक्शन होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, इंट्रैक्शन होता है। तो उसी को बोला जाता है फोर्स। तो फोर्स को समझ में आ गया होगा अब आपको। फोर्स होता क्या है, फोर्स एज ए पुल या पुशिंग एक्शन। या आप बोल सकते हैं फोर्स क्या है, पुलिंग और पुशिंग एक्शन है। क्या है, पुलिंग और पुशिंग एक्शन है। किस पर हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। क्लियर है। तो ये तो था किसके बारे में, फोर्स के बारे में। अब देखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे तो इफेक्ट्स क्या है, कि अगर सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इफेक्ट्स क्या है, कोई भी अगर आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी क्या होता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। तो उसको जो फोर्स है क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे कि अगर कोई सूटकेस है आपका, वो व्हील पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है। उसको जैसे आप पुल करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर देता है। पहले कंडीशन क्या थी उसकी, स्टेशनरी कंडीशन में था, रुका हुआ था। जैसे ही आपने उसको पुल किया तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है।
तो जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, एक लड़की है यहाँ पर उठा रही है, इसको लिफ्ट कर रही है, तो ये यहाँ पर था जब स्टेशनरी पोजीशन पे था, नीचे रखा हुआ था तो किस पे था, स्टेशनरी पोजीशन पे था। जैसे ही एक फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही लड़की ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये आपका क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं न्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। क्या कर सकता है, अगर वो मूव कर सकता है तो मूव, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो रहा है उसको रोक भी सकता है। तो ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, किसके बेसिस पे समझेंगे, एक्टिविटी के बेसिस पे समझेंगे। अगर एक टेनिस बॉल है, एक जैसे यहाँ पर रखी हुई है, ये आपकी क्या टेबल है, यहाँ पर एक टेनिस बॉल रखी हुई है, आप इसको पुश कर दें, ठीक है, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, आपने पुश कर दिया। तो जैसे पुश किया, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्टेशनरी था, मूविंग कंडीशन पे आ गया, तो पुश करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप दूसरा हाथ यहाँ पर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, जो आपकी बॉल है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर सेकंड फोर्स लगाया, अपने हाथ से आपने फोर्स लगाया, तभी तो यहाँ पर ये रुक गई है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्लियर है। तो आपने देखा कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहले तो आपने फोर्स लगाया, इसने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, मूव कर दिया। फिर आपने यहाँ पर एक और फोर्स लगा दिया, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो किसी भी जो आपकी बॉल रहती है उसको आप कैच करते हैं, तो मूव होके आ रही होती, जैसे आपने हाथ लगा दिया, हाथ से आपने फोर्स उस पर अप्लाई किया, तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। क्लियर है। तो अब इसको और अच्छे समझने के लिए एक पॉइंट और समझिएगा यहाँ से, जो आपका फ्रिक्शन है, जो आपका फ्रिक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फ्रिक्शन की वजह से भी स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये फ्रिक्शन क्या चीज़ है, फ्रिक्शन तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है वो रुक सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रुक सकता है। जैसे कि अगर आपकी बॉल है, एक रफ सरफेस पे आपने क्या कर दिया, उसको आपने रोल्ड कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, रोल कर दिया, तो एक टाइम बाद, कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाती है। ठीक है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, आपने बैट लगाया, आपने मार दिया, कोई फील्डर नहीं है तो चली जाती है, धीरे धीरे करके अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक रही है, किसकी वजह से, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा बस माइंड में इसको एक फिगर बना लीजिए कि हाँ, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई भी अगर मूविंग, जैसे आपकी बॉल है, बॉल जा रही है फ्लोर पर, आपकी क्या हो रही है, रोल हो रही है, रोलिंग हो रही है उसकी, तो एक टाइम बाद अपने आप वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। किस वजह से रुकती है, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है। तो इस जो पॉइंट आपका फ्रिक्शन और अच्छे समझेंगे, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं न्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अब आपका ये नेक्स्ट जो थर्ड आपका इफेक्ट है वो क्या कर सकता है, फोर्स। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या कर सकता है, फोर्स उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है। क्लियर है, कर सकता है। जैसे कि आपने पीछे जो एक्टिविटी सेकंड देखी थी, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि एक यहाँ पर बॉल है, आपने क्या कर दिया, इसको पुश कर दिया। ठीक है, आपने पुश कर दिया, तो पुश किया, ये मूव करना स्टार्ट कर गई, क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब ये मूव कर रही है, अब आपने यहाँ पर जैसी बॉल यहाँ पर आई, आपने थोड़ा सा और पुश कर दिया, तो मूव पहले तो स्लोली कर रही थी, फिर आपने और इसमें थोड़ा सा और आपने पुश कर दिया, तो स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगी, मीन्स फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है। अब लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर दिया, आपने पीछे से एक हाथ मार दिया इधर से, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर जो स्पीड है आपकी और कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आपने देखा जो बॉल थी आपकी, आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा और पुश कर दिया तो स्पीड बढ़ गई, लेकिन आपने जैसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, या आप उसमें एक सिंपल सा आप टच भी कर देते हैं, तब भी वो क्या हो जाएगी, रुकेगी नहीं, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है रुक भी जाए, अगर आपने यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक टच कर दिया, तो हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो जाए। चेंज का मतलब क्या है कि कम हो जाए, हो सकती है। यहाँ पर आप करेंगे तो कम हो जाएगी, अगर आपने उसी डायरेक्शन में कर दिया तो इंक्रीज हो जाएगी।
क्लियर है। तो इस पॉइंट को और अच्छे समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक जो आपने जैसे पार्क वगैरह में जाते होंगे, ठीक है, अपने मॉम डैड के साथ जाते होंगे पार्क में, तो आपने इस तरह से एक जो स्विंग आपने देखा होगा, एक इस तरह से झूला है, ठीक है, आप झूला बोल सकते हैं, उसको स्विंग बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा, तो पीछे से जब आपकी जैसे यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर जैसे मॉम है आपकी, मान लो, वो क्या करते हैं, पुश करते हैं उसी डायरेक्शन में। तो आप उसको ध्यान समझिएगा। तो जो आपकी स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो स्पीड है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा। इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ पर और डायरेक्शन पर। किस पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ पर और डायरेक्शन पर। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ मीन्स कितनी आप पावर से, कितना आप फोर्स ज़्यादा, मीन्स आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है, जितनी कितनी आप पावर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे स्विम, जैसे आप झूले वगैरह पर झूलते हैं, तो पीछे से जब आपको उसी डायरेक्शन में, जैसे झूला है कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, तो अगर उसी डायरेक्शन में अगर किसी ने फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, आपकी जो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इधर से फोर्स लगा दे, आपके सामने की तरफ के, है ना, आपकी सामने से फेस की तरफ से अगर आपका कोई फोर्स लगा दे, तो क्या हो जाएगा, जो आपका झूला है, जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आपका जो आपका स्विंग है या जो आपका झूला है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पर लेकिन क्या किया, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में किया है। किस में किया है, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया, फोर्स को अप्लाई कर दिया। तो क्लियर है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ पर और उसकी डायरेक्शन पर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी डायरेक्शन पर और उसकी स्ट्रेंथ पर। जैसे कि एक बॉल है, एक और अच्छे समझिएगा, बॉल है यहाँ पर मूव कर रही थी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपने और फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जो स्पीड है इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर लेकिन आपने क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ये जो थर्ड इफेक्ट है कि फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड भी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इफेक्ट है, वो क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर एक दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि जो स्टूडेंट है, कोई भी लड़का है, वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो जैसे ही जो बॉलर है उसने क्या की, बॉल की, उसने बॉलिंग की, तो आपने जो आपका बैट है, बैट से आपने क्या कर दिया, उसकी जो बॉल की है जो डायरेक्शन को क्या कर दी, चेंज कर दी। आपने किसी भी डायरेक्शन में उसमें क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप हिट कर देते हैं। तो जो आपकी बॉल है, बॉल तो क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, सीधी आ रही है, लेकिन आपने बैट की हेल्प से आपने क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे अच्छा आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। आपने क्या कर दिया, आपने जो बॉल की डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया, न्यू डायरेक्शन में चेंज कर दिया। आपने जो उसको डायरेक्शन है एक न्यू डायरेक्शन दे दी, और आपने एक अच्छे से आप शॉट मार सकते हैं, छक्का भी मार सकते हैं, चौका भी मार सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक फोर्स लगा के किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो फोर्स और क्या कर सकता है, एक और इफेक्ट की बात करेंगे। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी में क्या है, तो एक्टिविटी में दे रखा है, क्या दे रखा है सॉरी, दे रखा है नीडिंग डॉग। डॉग क्या होता है कि जैसे कि आपकी घर में जो मॉम आपकी हैं खाना बनाती हैं, ठीक है, आपके लिए रोटियां बनाती हैं, तो रोटी बनाने से पहले जो आपका आटा होता है, आटा को क्या गूंद के उसको मतलब मिला के तो एक लोई से बना लेती हैं, छोटी छोटी पहले बना लेती हैं, फिर उसको इसके बाद उसको बेलन चलाती हैं। तो उसको आप उसको देखते हैं हाथ से किस तरह से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देती हैं। तो वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है ना उस पर। तो फोर्स की वजह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप को भी चेंज कर सकते हैं सॉरी सॉरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद देखिए अब देखिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं देखिएगा। तो स्क्वीजिंग ए
पीस ऑफ स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज होता है उसको स्क्वीज करना, उसको हाथ से दबा देना, तो वहाँ पर जब आप स्क्वीज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, शेप और उसकी साइज भी चेंज हो रहा है। जैसे कि आपकी जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसका शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, रबर जो आपका रबर बैंड होता है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका शेप और साइज चेंज होता है। क्लियर है? तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि जो आपका फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जैसे कि जो आपका ड्रॉग है या आपकी जो बॉल होती है, जो बॉल किसकी ड्रॉ की है, तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का मतलब क्या, उसके शेप और साइज चेंज करके फोर्स लगा के हाथों से जो आपकी मम्मी है कुछ ना कुछ कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी पराठा आपका इस तरह से बना दिया, छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया। ठीक है, कभी 3 डायरेक्शनल आपका पराठा बना के दे दिया है ना, तो वो भी फोर्स लगा रही हैं, या हाथ से उसको गोल कर रही हैं, या फिर उसको कट कर रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो आपका रबर बैंड है वो क्या हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है जब आप क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुल करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये फोर्स की वजह से हो रहा है। तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ये आपका इफेक्ट था। तो सारे के सारे आपको इफेक्ट याद रखने हैं, पाँचों के पाँचों आपको इफेक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं टाइप्स की, बात करेंगे टाइप्स में, समझेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आपके 2 टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इनको अच्छे समझिएगा। अब ये जो आपकी फोर्स हैं टाइप्स, आपके आगे काम में आने वाले 9th 10th 11th 12th, ये आपकी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत अच्छे से आप समझेंगे। तो ये आपका बेसिक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि कुछ जो फोर्स है अगर बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से होता है, उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। मतलब अगर जो बॉडी है आपकी कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी तो आपका कोई भी फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट में रहती हैं तभी ये जो आपका फोर्स होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो तभी और बॉडी पे वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर जो बॉडी रहती हैं वो क्या रहती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में रहती हैं। किस में रहती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहती हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं इसमें जो आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस रहते हैं कौन से हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। कौन कौन से फोर्स हैं आपके, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो एक एक करके समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ए फोर्स दैट इज अप्लाइड बाई मसल्स ऑफ वंस बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अगर किसी भी कोई भी इंसान है, कोई भी मैन है, उसकी बॉडी की वजह से, बॉडी की मसल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मसल्स फोर्स, या बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। क्लियर है? जैसे कि कोई अगर बॉल है उसको आपने किक किया, आपने क्या कर दिया, किक कर दिया, या फिर कोई पर्सन है जैसे यहाँ पर दे रखा है वो लिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सूट केस को लिफ्ट करके ले जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल है किसके एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हैं। इसमें आपकी क्या कर रही हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी वर्क कर रही हैं। क्लियर है? तो ये आपके किसके एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल। जैसे एनिमल्स, जो आपके एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हॉर्स है, हॉर्स क्या कर रहा है, कोई भी अगर कार्ड को वो अगर पुल कर रहा है, पुलिंग कर रहा है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर है? तो अब इसके बाद बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो मस्कुलर फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो अब देखिए आपका आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, आ गया फ्रिक्शन से रिलेट आ गया। तो फ्रिक्शन तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को भी थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी आपकी जो बॉल है, जैसे आपने उसको पुल कर दिया, सॉरी, या आप उसको पुश कर रहे हैं, या आप किक कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आपने क्या किया, एक बॉल है, आपने उसको क्या कर दिया, किक कर दिया, आपने पुश कर दिया। तो जैसे पुश करेंगे तो कुछ दूर तक वो चलेगी, थोड़ी सी देर बाद, थोड़ी सी चलने के बाद वो क्या हो जाएगी, अपने आप रुक जाती है। अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्यों रुक रही है, जैसे आपने इसको क्या कर दिया, आपने किक कर दिया, तो यहाँ पर सरफेस रहता है जहाँ पर ये रखी हुई है, ठीक है, जिस पर मूव कर रही है। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स रखता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जो कि इसके मोशन को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पर मूव कर रही है तो उसको, अगर मूव कर रही है तो उसको अगर, अब ध्यान समझिएगा, देखिए एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ इसको, और मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर वो कोशिश कर रही मूव करने की,
देखिए अगर ट्राई कोशिश कर रही है मूव करने की या फिर मूव कर रही है, तो उसको अपोज करने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लग रहा है, एक रजिस्ट कर रहा है एक फोर्स, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसको, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं इसको, ठीक है, आपने किक किया, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को रजिस्ट कर रहा है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसकी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर है? किसकी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो अभी आपने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखा था, ये आपका क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो आपकी बॉडी रहती हैं, वो आपकी कोई भी इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, कोई भी आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, तब आपका जो फोर्स है वो क्या करता है, एक्ट करता है। तो जो आपका जो फोर्स है वो एक डिस्टेंस पे भी वर्क करता है, एक अगर डिस्टेंस उस पर भी वर्क करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी बोला जाता है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है, एक तो आपका क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या फिर बोल सकते हैं आप एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स आते हैं आपके, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, और सेकंड वन आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब जो आपके तीनों फोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स होने वाले हैं, तो आप इसको पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर रखिएगा, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रहता है कि जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, देखो यूनिवर्स की बात हो रही है, समझिएगा ध्यान से। पूरे यूनिवर्स में जो आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी, तो आप इसको डेफिनेशन को एज इट इज याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्स में हो रहा है, यूनिवर्स में लग रहा है, तो इसको यूनिवर्सल फोर्स बोला गया है। ऑफ अट्रैक्शन डेट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डेट हैव मास, जिनके पास मास होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भूलिएगा मत। जिस ऑब्जेक्ट्स के पास, अगर ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका है, अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तभी आपका वो लगने वाला है वहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क करेगा अगर उनके पास मास है। ठीक है, उनके पास क्या है, मास है। अब देखिएगा एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि मास तो आपके पास भी है ना, आपकी बॉडी में भी मास है, कुछ ना कुछ मास आपका भी होगा। तो मास है तो आपने बिल्कुल पूछना चाहिए कि सर मास तो मेरे पास भी है, तो मैं क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता हूँ बाकी की चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो उसके बीच में और आपके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, आप उसको खींच क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसकी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान समझिएगा कि आपकी बॉडी के पास भी तो मास है, आपकी बॉडी के पास भी तो मास है, आपके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, या आप उनको अट्रैक्ट कर लीजिए या फिर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाइए। तो ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो आपका फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपका क्या है, बहुत कम है, आपका क्या है, बहुत कम है, ना कि बराबर है, ना कि बराबर। तो इस वजह से जो अट्रैक्शन है आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका बिल्कुल कम है, ना कि बराबर है। और ये जो फोर्स है आपका जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, नॉट विजुअल रहता है, आप इसको देख भी नहीं सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, और साथ में ये बहुत कम रहता है। इसकी वजह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, आपके आसपास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनकी तरफ ना आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखेंगे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल है, जो अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे अर्थ यहाँ पर बनी हुई है, अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है।
इसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये इसका क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो अपने आप से वो नीचे गिर जाती है। जैसे आप थ्रो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या अपने आप नीचे गिर जाती है। तो वो किसकी वजह से गिर रही है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। वो क्या रहता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। अब लेकिन अर्थ में क्यों लग रहा है, जब आप में नहीं लग रहा है तो अर्थ में क्यों लग रहा है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। अगर मास बहुत ज़्यादा हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप क्लास 9th या 10th में पढ़ेंगे सॉरी, आप इसको 9th में ही पढ़ेंगे या फिर 8th में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, जब आपका मास बढ़ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है। इसलिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, वो अपने आप कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है। या आप बोल सकते हैं कि जो अर्थ होती है वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करती है। क्लियर है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पे लगता है, ये आप देखिए होल यूनिवर्स में तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अगर पर्टिकुलर अर्थ की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कहाँ पर लग रहा है, जो अर्थ पे लग रहा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्साइटेड बाई द अर्थ, जो अर्थ से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो आपको जो पॉइंट है आपको क्लियर होना चाहिए। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा आपका अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। कैसा रहता है, अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुए हैं तो आप इसको दोबारा से रिपीट करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और बैक करके आप इसको दोबारा से सुनिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स में देखिएगा कि जो आपकी मैग्नेट है, अगर कोई आपकी मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है। ये मैग्नेट इज ए पीस ऑफ आयरन या अदर मटेरियल दैट हैज़ ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मेटल सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो जो आपकी मैग्नेट होती है किसकी होती है, आयरन की होती है या फिर अदर मटेरियल, किसी और मटेरियल की हो सकती है। उसके पास प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टी क्या करती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो आपका आयरन रहता है, मैग्नेट जो आपका निकल रहता है या फिर आपका कोबाल्ट रहता है, ये आपके क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो उनको क्या करती है, ये जो आपकी मैग्नेट है अट्रैक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर है। तो अगर आप जो मैग्नेटिक फोर्स उसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो दे रखी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट एंड द मेटल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो अट्रैक्शन लग रहा है किसके बीच में, मेटल और मैग्नेटिक, जो आपकी मैग्नेट है, जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। तो इसको और समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, तो एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, टू वेरीफाई दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। कि जो आपकी मैग्नेट है वो क्या कर रही है, किसी भी अभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, फ्रॉम एक डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर रही है। तो कैसे समझेंगे, एक यहाँ पर देखो जो एक्टिविटी वगैरह होती है उनको आप घर पे भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो अपने, लेकिन किसी भी बड़े भाई या फिर अपनी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हो कोई, या फिर मॉम डैड के सामने करिएगा। इस तरह से अकेले मत करिए, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या किया आपने, एक जो बार मैग्नेट है उसको लेके आए। तो बार मैग्नेट लेके आए और आयरन के कुछ पिंस हैं उनको आपने क्या कर दिया, साइड में रख दिया, इधर पे पड़ी हुई हैं। जैसे ही जो आपकी बार मैग्नेट है उसको मूव करेंगे आप उसकी तरफ, जो पिंस हैं आपकी, जो आयरन पिन है उनकी तरफ मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी और इसके पास आके अट्रैक्ट हो जाएंगी और इस पर चिपक जाएंगी वो। ठीक है, आपने ऐसा करके देख सकते हैं, मैग्नेट वगैरह है, आयरन नेल्स वगैरह उनके पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट होके उनके पास आ जाएंगी और उस पर चिपक जाएंगी। ठीक है, तो ये शो करता है, क्या शो करता है, दिस शो डैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। किसी भी डिस्टेंस से, छोटी से एक डिस्टेंस हो, वहाँ से क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि मैग्नेट आपकी कितनी बड़ी है और आयरन नेल्स आपकी कितनी सी और कहाँ पर है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने एक यहाँ पर रख दिया और एक स्कूल लेके चले गए, आप बोलोगे सर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपने बढ़ा दी तो फिर अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेट फोर्स है, तो आपने देखा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है,
कोई भी कांटेक्ट वहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर जैसे बार मैग्नेट थी, यहाँ पर आयरन नेल्स थी, तो कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये किसके अंदर आ रहा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। क्या? मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि आपने पीछे देखा भी था। ठीक है, तो एक मैग्नेट है, जरूर नहीं कि आयरन को ही अट्रैक्ट करे। ये क्या कर सकती है? आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी अदर, इट आल्सो अट्रैक्ट एंड रिपल अदर मैग्नेट। एक किसी अदर मैग्नेट को रिपल भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है, रिपल भी कर सकती है। रिपल कैसे करती है समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो मैग्नेट होती है आपकी, मैग्नेट में आपका पोल रहते हैं, एक आपका एन पोल रहता है, एक एस पोल रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल। जब आपका क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप एक और मैग्नेट है, देखो सभी मैग्नेट में आपका नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा, तो अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्थ को साउथ की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपके क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? शायद मैंने पीछे क्या बताया था आपको कि जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ आएगा, है ना, नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ आएगा तो यहाँ पर ये क्या होंगी? यहाँ पर इनके रिपल्सन होगा। क्या होगा? इनका रिपल्सन होगा, दूर दूर भागेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ की तरफ लेके आएंगे, मीन्स अपोजिट नेचर के अगर पोल होंगे तो वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। इस तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करती है? अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब ये आपका लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसको समझने से पहले एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, तो एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी को समझेंगे। तो एक्टिविटी क्या है कि इसमें क्या करना है कि टू शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या करना है? शो करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो करना है। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? एक प्लास्टिक रूलर, जो आपकी रूलर है, आपको ये बेसिक आप कर सकते हैं। नहा के आपने बालों को, अपने जो आपके हेयर, आपके जो बाल हैं, आपके जो आपके ड्राई हेयर है, जैसे आप नहा के सूख गए हैं बाल आपके, तो उन पे आप क्या करिए, एक आपकी जो रूलर है उसको आप क्या करिए? रब करिए। आप क्या करिए? उसको रब करिए। जैसे आप रब करेंगे, रब करने के तुरंत बाद आपने क्या किया, जो पेपर, फिर आप क्या, उससे पहले आप क्या कर दीजिएगा कि जो पेपर्स हैं उनके बिट ऑफ पेपर कहीं किसी टेबल पर आप उसको यहाँ पर रख दीजिए इस तरह से। जैसे आपने रब किया, जो आपकी रूलर है आपने रब किया, उसे रब करने के बाद उसके पास लेके जाएंगे तो जो आपके पेपर्स हैं उस पर क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस पर स्टिक हो जाएंगे, रूलर पे क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट है, जो एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द बिट ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक, जो आपकी रूलर है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर आपका क्या शो हो गया कि भाई कि जो आपका प्रेजेंस रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रेजेंस है आपको देखने को मिल सकती है। अब ये होता कैसे, किस तरह से आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बहुत अच्छे से ब्रीफ आपकी जो नॉलेज है आपको लेना है, तो इसके लिए आप 8th और 9th क्लास में जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हल्का सा मैं ओवरव्यू आपको जरूर दूंगा, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो जो आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका, कोई भी आपकी होल यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनके पास हमेशा जो चार्ज रहते हैं, 2 टाइप के चार्ज रहते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा। 2 टाइप के चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जो आपके चार्ज रहते हैं हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल इन नंबर। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में इक्वल नंबर में रहते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट आपको न्यूट्रल दिखते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, आप टच कर सकते हैं नॉर्मली, कोई भी चार्ज नहीं दिखता है, कोई भी चार्ज समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो इक्वल रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल रहते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, तो कोई भी आपको चार्ज वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू वेरियस रीजन व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज, अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए कि हमेशा क्या रहता है, जब भी, जैसे आपने पीछे देखा था, मैंने आपको नॉर्थ और साउथ में बताया था कि नॉर्थ क्या करते हैं, अगर एन आ गया, सेम नेचर है तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को वो रिपल करता है, एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्लियर है? ऐसे इसमें भी रहता है, अगर आपके सेम नेचर के चार्ज आ गए, पॉजिटिव आ गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, या नेगेटिव आ गए तब भी एक दूसरे को वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे।
ठीक है। तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन अगर अपोजिट नेचर के आ गए, मीन्स अगर आपका आ जाता है क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या आपका नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव अगर अट्रैक्ट करेंगे तब जब आपका क्या होगा, वो अपोजिट नेचर के होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया। अब जैसे कि एक्टिविटी 6 में आपने पीछे वाली एक्टिविटी में आपने देखा था, ये आपकी 6 एक्टिविटी है ना, हाँ देखिए ये आपकी 6 एक्टिविटी है। आपने उसमें क्या देखा था, आपने उसमें देखा था कि आपने प्लास्टिक जो रूलर आपकी थी प्लास्टिक रूलर, तो जब उसको रबिंग करने से पहले, रब करने से पहले वो क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। जैसे मैंने बताया सारे ऑब्जेक्ट हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने रब किया उसको ड्राई हेयर पे, आपने क्या किया, ड्राई हेयर से आपने क्या किया, रब किया उसे, तो उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। नेगेटिवली चार्ज आ जाता है कहाँ से, हेयर से। तो आपके जो आपके बाल हैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किस पर, रूलर पर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब आपकी जो रूलर है वहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, सर प्लस हो जाता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज आपका मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो आपकी रूलर है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाती है। जैसे अब आप इसको लेके आएंगे किसके पास, बिट ऑफ जो आपके पेपर्स हैं वो क्या अनचार्ज्ड है, उनके पास लेके आएंगी, तो अब आपकी नेगेटिव जो आपकी रूलर है वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज हो गई है। यहाँ पर आपके बिट ऑफ पेपर पड़े हुए हैं, तो पेपर के पास जब आप लेके आएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपके दोनों बराबर है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ न्यूट्रल हो जाएगा, सॉरी जो आपकी पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपकी बिट ऑफ पेपर है वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं किसके ऊपर, रूलर के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, आपको याद रखना है क्या होता है कि जो आपकी रूलर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बाई रबिंग, जब आपने रब किया तो पेपर पर जो पॉजिटिवली चार्ज पेपर होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज उसकी तरफ आता है, अट्रैक्ट होता है, तो जो आपके पेपर्स होते हैं वो इस पर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, इसकी तरफ मूव हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये तो था किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन एनोदर चार्ज या फिर अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स वर्क करता है किसके बीच में, किसके बीच में वर्क करता है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट और या फिर अनचार्ज या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस जो आपकी डेफिनेशन है इसको याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाई द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर अनचार्ज बॉडी, ठीक है, बॉडी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, तो ये तो था किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ये सब सारे पॉइंट्स हैं आपके। अब यहाँ पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं। अब बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे किस तरह से आप मेजर करेंगे किसी भी फोर्स को। अगर आपका फोर्स दे रखा है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो जो आपका फोर्स है, जो फोर्स क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको अगर आप मेजर करेंगे इसकी यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पर ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कि ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। किसके नाम पर पड़ी हुई है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर पड़ी हुई है। क्लियर है, तो अब जो आपका मोस्ट कॉमन डिवाइस है जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए, उसको बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोला जाता है, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं। और जो अदर यूनिट होती है फोर्स, हम किस में भी मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम फोर्स में भी मेजर कर सकते हैं, kgf में भी मेजर कर सकते हैं। 1 kgf क्या होता है, अब इसको जैसे डिफाइन करने के लिए आ गया 1 kgf। अगर थोड़ा सा किसी भी आपके टीचर ने हार्ड अगर आपका पेपर बना दिया, थोड़ा टफ बना दिया, तो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका kgf क्या होता है, डिफाइन किलोग्राम फोर्स या kgf को डिफाइन करिए। ठीक है, नॉर्मली तो यूनिट वगैरह पूछी जाती हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि kgf को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, 1 किलोग्राम फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो क्या होता है कि जो अर्थ है आपकी 1 किलोग्राम, ठीक है, देखिए यहाँ पर kgf आ रहा है, तो 1 किलोग्राम जो आपका मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का
वो क्या कर रहा है, जिस फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको बोला जाता है KGF। क्या बोला जाएगा, KGF। तो एक बार और समझाता हूँ, 1 KGF क्या है, 1 KGF फोर्स क्या है कि एक फोर्स है, एक फोर्स है जो कि किसके ऊपर लग रहा है, 1 किलोग्राम का अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए सेंटर की तरफ, उसको बोला जाता है 1 KGF फोर्स। क्या बोला जाएगा, 1 KGF फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स उसको बोला जाएगा। तो अगर बात करते हैं इसके बीच में रिलेशन होता है न्यूटन और किलोग्राम एफ के बीच में, KGF के बीच में, वो क्या रहता है 1 KGF इक्वल टू क्या होता है 9.8। तो इस रिलेशन को भी आपको याद रखना है। 1 KGF इक्वल टू क्या होता है 9.8 न्यूटन, अप्रॉक्स 10 न्यूटन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तो था, ये आपका फोर्स और प्रेशर का ये पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपका। अब देखिएगा ये आपका जो यहाँ तक है ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊँगा, बहुत जल्दी लेके आऊँगा इसका, पूरा का पूरा मैं नहीं चाहता कि एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दें, क्योंकि काफ़ी लेंदी आपका वीडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ तक देखिएगा अच्छे से, फिर अगर कोई भी डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।